पिछले अध्याय में अपन ने जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है और वो जल और उसमें घुले हुए लवण अवशोषित होकर जाइलम तक आ जाते हैं। जाइलम के बाद जड़ के जाइलम, वहाँ से ये जल और उसमें घुले हुए लवण जो है वो तने से होते हुए, शाखाओं से होते हुए पत्तियों की सिराओं तक पहुँचते हैं। तो पत्तियों की सिराओं में पहुँचने का मतलब वो रसारोहण। तो अपन रसारोहण की परिभाषा क्या देंगे कि जड़ों द्वारा जल और उसमें घुले हुए लवणों का जड़ के जाइलम से पत्तियों की सिराओं तक पहुंचने की प्रक्रिया रसारोहण एसेंट ऑफ शेप कहलाती है। यानी इसके अंदर इसका संधि विच्छेद करें, रस प्लस आरोहण। रस यानी कि जल और उसमें घुले हुए लवण, आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना। तो इस रस का आरोहण होता है जो कि जड़ के जाइलम से पत्तियों की सिराओं तक पहुंचता है, तो वो क्रिया रसारोहण कहलाती है। रसारोहण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल चढ़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ने के लिए कोई ना कोई बल आवश्यक होता है, तब चढ़ सकेगा, नहीं तो चढ़ ही नहीं सकता। गुरुत्वाकर्षण से नीचे तो आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलना पड़ेगा। तो इसके लिए जब पहली चीज तो ये देखी गई कि ये रसारोहण होता किससे, पौधे के कौन से भाग से होता है, जल किस तरह से चढ़ता है। तो ये सबसे पहली बात आई कि जाइलम जो है, उस जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, इसके द्वारा ये रसारोहण होता है। इसके लिए एक प्रयोग भी, सिंपल प्रयोग है, वो कर सकते हैं। बालसम का पौधा होता है, उस बालसम पौधे की टहनी काटकर और एक ऐसे बीकर में डुबाई जाती है जिसके अंदर सैफरन का विलयन भरा होता है। 2-3 घंटे तक उस टहनी को सैफरन के विलयन में रखते हैं। रखने के बाद 3 घंटे के बाद में उसको निकालकर उसके तने का, अगर अपन अनुप्रस्थ काटे, उसके पत्ती का या शाखा जो है या पर्णवरंध्र है उसका अनुप्रस्थ काट कर देखें तो केवल जाइलम की वाहिकाएं वाहिनिकाएं जो मोटी भित्ति वाली होती है वही लाल होती है, अन्य कोई लाल नहीं होती है। इसका मतलब वो लाल पानी जो सैफरन का था वो केवल जाइलम की वाहिकाओं या वाहिनिकाओं से ही चढ़ा, यानी कि जाइलम ही रसारोहण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा रसारोहण के लिए इसकी क्रियाविधि, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जब ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल लगने पर ही चढ़ता है तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। उन मतों को इकट्ठा करके और इसका वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण 3 भागों में इसको बांट दिया। एक भाग सबसे पहला जो है जैविक बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर पहला 3 सिद्धांत बताए गए, इसके अंदर पहला नंबर ये जैविक बल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि रसारोहण की क्रिया पादप में की तने में, जड़ों में पाई जाने वाली जीवित कोशिकाएं, उनकी क्रियाओं से ही होती है। यानी कोशिकाओं का सक्रिय, जीवित कोशिकाएं जो होती है उनका सक्रिय रोल उसके अंदर होता है, उससे ही रसारोहण होता है। इसलिए जैविक बल यानी कि जैविक कोशिकाएं, उनमें उत्पन्न होने वाले बल, उससे रसारोहण होता है। तो सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंदर 3 वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए कि इसके द्वारा होता है। पहला नंबर जो है वो गॉडलेवस्की, गोडलेवस्की का सिद्धांत। गोडलेवस्की एक वैज्ञानिक है, इसने ये बताया कि रसारोहण में कोशिकाएं जो है, सजीव कोशिकाएं, उनकी क्रियाओं से ही रसारोहण होता है। तो उसने ये कहा, इसने अपने रिले पंप सिद्धांत बताया। इसके सिद्धांत का नाम था रिले पंप सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि तने के अंदर पाई जाने वाली जो अपने जाइलम के में मृदुतक कोशिकाएं, पैरेन्काइमा कहते हैं, जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमा या मृदुतक कोशिकाएं होती है वो, और अपने ये जो मेडुलरी रेस, उनके द्वारा जो उन कोशिकाओं के अंदर आवर्ती परासरण दाब होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी
ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें चेंज आता है। उस चेंज के कारण एक दाब उत्पन्न होता है और उससे रसारोहण हो जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में क्या बताया कि पादपों की तने के अंदर जो जाइलम है, जाइलम के अंदर एक ही सजीव कोशिका होती है और वो कोशिकाएं होती है मृदुतक या पैरेन्काइमा। इसके अलावा जो मेडुलरी रेज होती है, पित्त रेज और मज्जा रश्मियां जिनको कहते हैं, वो कोशिकाएं भी मृदुतक कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं में आवर्ती प्राशन दाब में परिवर्तन होता है और उससे उत्पन्न बल के कारण ये रसारोहण हो जाता है। तो ये गॉडलेवस्की ने ये पहला नंबर सिद्धांत बताया। दूसरा नंबर बी नंबर, सर जेसी बोस। सर जेसी बोस का सिद्धांत, जगदीश चंद्र बोस भारतीय वैज्ञानिक, इन्होंने ये बताया कि वही जीवित कोशिकाओं से ही रसारोहण होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसका सिद्धांत जो है वो स्पंदन सिद्धांत कहलाता है, पल्सेशन थ्योरीज कहलाती है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो वल्कूट है कॉर्टेक्स, उस वल्कूट की सबसे आंतरिक परत जो कि अंतःस्थवचा या एंडोडर्मिस के पास में स्थित होती है, वो कोशिकाएं जो मृदुतक कोशिकाएं होती है, सजीव होती है, उन कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होता है। ठीक है, लयबद्ध स्पंदन होता है यानी कि रिथमिक पल्सेशन होता है। उस पल्सेशन से यानी पल्सेशन स्पंदन यानी फैलना सिकुड़ना वो लगातार चलता है, उसके कारण दाब उत्पन्न होता है, उस दाब से रसारोहण हो जाता है। जेसी बोस ने अपना एक खुद का परिपथ बनाया, तो पौधे की कोशिका जो ये मृदुतक कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के पास में, वहां से जोड़कर एक परिपथ से लगाकर और जलमिट लगा, तो देखा कि जैसे ही जो मृदुतक कोशिकाएं जब फैलती है तो सुई के टच करती है, टच करते ही उसके अंदर रिफ्लेक्स आता है, गैल्वेनिक। इसका मतलब ये परिपथ पूरा हुआ। फिर वापस जैसे वो सिकुड़ती है तो वापस कनेक्शन कट हो जाता है, तो जब विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो इसने बताया कि कोशिका फैलती सिकुड़ती है, तो उन मृदुतक कोशिकाओं में इसका फैलने सिकुड़ना यानी स्पंदन होता, वो रिथमिक होती है, लयबद्ध तरीके से होती है। उस तरह से होने से उत्पन्न बल जो है उसके कारण रसारोहण होता है। तो दूसरा सिद्धांत ये जेसी बोस का सिद्धांत है। तीसरा नंबर सिद्धांत जो है सी नंबर, वो है स्ट्रासबर्गर या बर्गर। ये वैज्ञानिक ने कोई खास चीज नहीं बताई, उन्होंने कहा कि ये रसारोहण होता है लेकिन जीवित कोशिकाओं का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। केवल जो रसारोहण होता है उस समय ये सजीव कोशिकाएं होनी चाहिए, ये एक अनुकूलन वातावरण जो है वो एडेप्टेशन उत्पन्न करती है जिससे कि रसारोहण होता है। बाकी इनका खुद का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। तो ज्यादा स्पष्ट नहीं बताया। इस तरह से स्ट्रासबर्गर ने एक तीसरी चीज और बताई। तो इस तरह से जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत ये तीन सिद्धांत है, गॉडलेवस्की, सर जेसी बोस और स्ट्रासबर्गर। फिर नेक्स्ट नंबर आते हैं अपन, इसके अंदर जो मूल दाब सिद्धांत। रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब क्या होता है? जड़ों के अंदर, मूल का मतलब जड़, रूट, उसके अंदर एक दाब उत्पन्न होता है। किस तरह से? मूल के अंदर जो कोशिकाएं होती है, मर्दूतक कोशिकाएं, उन कोशिकाओं में क्या होता है कि जैसे ही जल अवशोषित होता है, जल अवशोषित होने से उसका टीपी जो है वो बढ़ता है, उसका टीपी लगातार बढ़ता है। लगातार टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर, स्विच दाब, वो बढ़ता है। बढ़ने से उसकी भित्ति जो है मर्दूतक कोशिकाओं की, उस भित्ति के ऊपर दाब पड़ता है। तो वो भित्ति
उसके बाद जब उसमें दाब ज्यादा पड़ेगा तो ये विपरीत प्रभाव डालती है। प्रभाव किसके ऊपर? उस जीव द्रव्य के ऊपर, उसमें जो द्रव्य भरा हुआ है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। उसके ऊपर प्रभाव डालने से वो जैसे ही प्रभाव डालेगी बीती तो वो द्रव्य जो है वो वहां से निकलकर और जो वाहिकाएं हैं उनके अंदर चल जाती है। जैसे अपन देखते हैं इस तरह से वाहिकाएं होती है, उस वाहिका के पास में मर्दूतक कोशिकाएं होती है, वाहिनिकाएं भी होती है, दृढ़ोतक भी होती है, ये भी होती है। ये कोशिका जब जल ग्रहण करेगी, जल ग्रहण करने से वो फूलेगी, फूलने से जो टर्गर है वो बढ़ेगा, स्फीत दाब बढ़ने से इसके ऊपर भित्ति के ऊपर दाब पड़ेगा, तो भित्ति क्या करेगी? उसको वापस अंदर की तरफ दबाएगी। अंदर की तरफ दबाने से यहाँ से कुछ द्रव निकलकर यहाँ चल जाता है, तो यहाँ से जो द्रव यहाँ आया वाहिका के अंदर, इस वाहिका यानी कि जाइलम तत्व जो कहते हैं इनको, इनके अंदर एक दाब उत्पन्न होता है। किसके कारण? इस द्रव के कारण, द्रव्य के कारण। उस दाब को कहते हैं मूल दाब बात। या ये कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं हैं मर्दूतक कोशिकाएं, उन मर्दूतक कोशिकाओं में भित्ति से उत्पन्न दाब के कारण जो द्रव्य, जीव द्रव्य वाहिकाओं में आता है, तो उस द्रव्य के कारण वाहिकाओं में एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, वो दाब कहलाता है मूल दाब। इस तरह से कई सारी कोशिकाएं यहाँ पर द्रव्य इकट्ठा करेगी, यहाँ इकट्ठा करने से यहाँ पर क्या करेगा? एक मूल दाब उत्पन्न होगा और उससे पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो ये मूल दाब कहलाता है। इसका मूल दाब का सिद्धांत भी इसके कारण रसारोहण हो जाता है। तो इस रसारोहण देखा गया कि मूल दाब में केवल जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 2 वायुमंडलीय दाब ही लगता है। जब 2 लगता है तो उससे केवल 20 मीटर ऊंचाई तक जल चढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं चढ़ सकता। मूल दाब को अपन छोटे पौधे में देख भी सकते हैं, पानी ऊपर आता है तो उसको देखा भी जा सकता है प्रयोग से। तो केवल 20 मीटर ऊंचाई तक, ज्यादा से ज्यादा वहां तक इसके द्वारा रसारोहण हो सकता है। इस कारण से क्या होगा? इसका जो महत्व है वो क्या है? सीमित है, केवल इतने तक ही सीमित है। इस कारण से इसको जो है ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता। दूसरी चीज, कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे जिम्नोस्पर्म में, उसके अंदर रसारोहण होता ही, ये रूट दाब मूल दाब होता ही नहीं है, रूट प्रेशर ही नहीं होता, जीरो होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो उनमें रसारोहण कैसे होता है? तो 2 चीजें इसमें नेगेटिव आती हैं, तो अपने ऋणात्मक चीजें कि पहला, इसका जो महत्व है वो सीमित है, ये 20 मीटर तक पौधे की ऊंचाई तक ही रसारोहण हो सकता है। दूसरा, कुछ पौधे जैसे जिम्नोस्पर्म में मूल दाब होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में मूल दाब ये रसारोहण किससे होता है? तो इसको ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना गया। तीसरा सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत और सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, ज्यादातर उसी को मानते हैं सब जने, कि ये सिद्धांत वही है जो वैज्ञानिक डिक्सन और जॉली उन्होंने बताए थे। डिक्सन व जॉली 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सिद्धांत बताया था। ये सिद्धांत क्या है? 2 सिद्धांतों से मिलकर बना, 2 चीजों से। एक तो सहसंजनवाद, और एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन कर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ये 2 चीजें मिलकर ये सिद्धांत बना है, जो कि इसका नाम ही यही है, सहसंजन, ये वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाववाद सिद्धांत। वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाववाद सिद्धांत, ये सिद्धांत जो डिक्सन और जॉली ने बताया, ये भौतिक बल सिद्धांत कहलाता है। तीसरा नंबर जो है भौतिक बल सिद्धांत। पहला अपन ने बताया था जैविक बल सिद्धांत, दूसरा मूल दाब सिद्धांत और तीसरा भौतिक बल सिद्धांत। इन्होंने डिक्सन और जॉली ने यह सिद्धांत बताया कि इसके अंदर जीवित कोशिकाओं का कोई भी रोल नहीं होता है रसारोहण में। जीवित कोशिकाओं का रसारोहण में कोई भी कार्य नहीं होता है, केवल वो तो एक मार्ग की तरह है, एक स्थान प्रदान करने के लिए है और कुछ भी नहीं है, उनके द्वारा हो रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है वहां से। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अपना रसारोहण होता है वो किससे होता है? अपने भौतिक बलों के कारण।
भौतिक बल लगते हैं अंदर, उस भौतिक बलों से जल जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ता है। तो इसमें एक तो सहसंजन वाद बताया और एक बाष्पोत्सर्जन खिंचाव, दो चीजें बताई। क्योंकि सहसंजन वाद दोनों चीजें मिलकर ये बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, ये सर्वमान्य है। क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल सही बताती है, इससे जितना पानी ऊपर जाना चाहिए, रसारोहण होना चाहिए, उतना होता है, इस कारण से ज्यादा विश्वसनीय है। तो बाष्पोत्सर्जन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पानी ऊपर चढ़ेगा, तो इसमें सहसंजन तनाववाद भी आता है। अब इसको अपन डिटेल के अंदर देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए डिक्सन और जॉली का, जो सहसंजन तनाववाद, बाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाववाद जो है, इसके अंदर सबसे पहली चीज ये बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों में वाहिकाओं का और वाहिनिकाओं का जाल होता है, जो जड़ों से लगाकर तना, शाखाएं होता हुआ और पत्तियों से पर्णवरंत पत्तियों के जो सिराएं है वहां तक फैला रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है। ये वाहिकाएं पाइप की तरह होती है, पाइप की तरह। उस पाइप के अंदर जल हमेशा भरा रहता है, यानी कि जाइलम की वाहिकाओं में जल स्तंभ बना रहता है, जल स्तंभ बना रहता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, वाहिकाएं बढ़ती जाएगी, तो जल स्तंभ भी बढ़ा है। ये जल स्तंभ कभी भी टूटता नहीं है। ठीक है, पहली बात तो हो गई कि जल स्तंभ जड़ों के जाइलम से लगाकर तने, शाखाएं और उसके बाद पर्णवरंत, मध्य सिरा, पार्श्व सिरा तक ये जल स्तंभ बना रहता है। दूसरी बात, ये जल स्तंभ कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? इसके अंदर जल के अणुओं के बीच सहसंजन बल होता है। समान कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कहते हैं सहसंजन बल। तो जल और जल के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, जो सहसंजन बल है। उसके कारण जल जो है, जल स्तंभ जो है वो टूटता नहीं है। ये बल इतना होता है कि 45 से लगाकर 270 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब, उसके बराबर होता है। और वो इतना पर्याप्त होता है कि जल स्तंभ चाहे कितना ही लंबा हो और उसको अगर खींचा जाए तो भी वो टूटता नहीं है। जैसे अपन एक रस्सी को खींचते हैं, रस्सी के अंदर अगर पतली रस्सी होगी, ऊपर नीचे भार ज्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगी। लेकिन अगर मोटी रस्सी होगी और उसके अंदर मजबूत होगी, तो ऊपर से अपन चाहे 4 मंजिल से या 6 मंजिल से या 10 मंजिल से भी उसको कोई भार बांध कर खींचे तो वो नहीं टूटती। बिल्कुल उसी तरह से ये जल स्तंभ होता है। पौधा चाहे 50 फुट 100 फुट कितना लंबा है, 20 मीटर 50 मीटर लंबा है, तो उसके अंदर जल स्तंभ ऊपर की तरफ खींचा भी अपन तीसरा पॉइंट पर देखे, खींचने का खींचा जाता है, तो उस समय जल स्तंभ नहीं टूटता है। किसके कारण? सहसंजन बल के कारण। एक आसंजन बल और होता है, जल के कण और वाहिका की भित्ति, उनके बीच में भी आकर्षण बल होता है, उससे भी ये टूटता नहीं है। तो जल स्तंभ बना रहता है, जल स्तंभ किसी भी हालत में टूटता नहीं है। तीसरा बात जो है वो वाष्पोत्सर्जन कर्षण या खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन कर्षण या खिंचाव, ट्रांसपायरेशन पुल। अब क्या होता है कि पत्तियां जो होती है, वो पत्तियां, जैसे ये पत्ती है और ये पर्णवरंत है और ये तना है, तने के बाद में ये जड़ आ गई यहाँ पर इस तरह से। तो ये पत्तियां जो है, इन पत्तियों की मध्य सिरा, ये पार्श्व सिरा, इन पत्तियों की कोशिकाओं से जल वाष्पित होकर उठता है। जैसे ही वो जल वाष्पित होकर उड़ेगा तो जल की हो जाएगी कमी। तो वो जल कहां से लेगा? इन सिराओं के जाइलम से लेगा। तो सिराओं के जाइलम में जल की कमी हो जाएगी। वो जल यहां से एक खिंचाव उत्पन्न करेगा सिराओं से, सिराएं लेगी मध्य सिरा से, मध्य सिरा लेगी पर्णवरंत से, पर्णवरंत लेगा तने की जो जाइलम है वहां से, जब ये लेगी अपने पेड़ से। इस तरह से जल स्तंभ में क्या होगा? एक खिंचाव उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होने के कारण, उसके कारण कर्षण यानी खिंचाव पुल उत्पन्न हुआ। ट्रांसवर्सन पुल कहते हैं इसको। वो पानी जल स्तंभ ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। जैसे जैसे वो खींचा जाएगा पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। पानी और उसमें घुले हुए लवण जो है वो इस तरह से जो जाइलम की वाहिकाएं जो पाइप की तरह उनके अंदर चढ़ता जाता है। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन कर्षण हो जाता है। तो डिक्सन और जॉली ने यही बताया कि पहली बात कि जितनी भी पौधे होते हैं, चाहे कोई भी पौधे हैं, सभी पौधों में जो वाहिकाएं होती है, उन वाहिकाओं में जल स्तंभ बना हो जाता है। जो जो पौधा बढ़ता जाता है जल स्तंभ भी बढ़ता जाता है।
दूसरी बात, जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल वाष्प बनकर उड़ता है, उस समय इस पुल को खींचा जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कर्षण या खिंचाव या ट्रांसपरेशन पुल कहते हैं। उस समय ये टूटता नहीं है जल स्तंभ। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि इसके बीच में, इनके अणुओं के बीच में सहसंजन बल होता है, और सहसंजन बल का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, किसी भी हालत में टूटता नहीं है। अगर पौधे में टूट गया तो वो पौधा वापस नहीं लगता है। तो इस तरह से वो कर्षण के कारण ये टूटता नहीं है, और जल और उसमें घुले हुए लवण पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। अपना उद्देश्य पत्तियों तक पहुंचाना ही होता है, क्योंकि जल का मेन उपयोग यहीं पर होता है। जो खाद्य पदार्थ बनाना, फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यही होती है। यहाँ पर जल की ज्यादा आवश्यकता होती है, बाकी कुछ इधर उधर भी जाता है, तो यहाँ आसानी से जल और उसमें घुले हुए लवण यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा नंबर सिद्धांत जो भौतिक बल सिद्धांत, जो डिक्सन और जॉली ने बताया, वो वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाववाद सिद्धांत है। इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन कर्षण भी होता है, सहसंजन बल के कारण होता है। सारा ये एक विश्वसनीय और सारा सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ये बताया गया कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है दिन के समय, अगर अपन देखें इसका प्रूव कैसे किया, कुछ लोगों ने इसको प्रूव किया कि वास्तव में ये होता है क्या। तो दिन के समय देखा, जब सूर्य का प्रकाश हो रहा है उस समय पत्तियों से जल वाष्पित होकर ज्यादा उड़ता है। उस समय ये जो है जल स्तंभ के अंदर खिंचाव देखा गया, ठीक है ना। जिस समय वाष्पोत्सर्जन हो रहा है दिन के समय पत्तियों से, उस समय क्या होता है कि यहाँ जल की कमी, पता है अपने जल की कमी होने से जल को खींचेगा, तो यहाँ से खिंचाव हुआ, ये खिंचाव, ये खिंचाव, तो जल स्तंभ में खिंचाव रहता है। तो उस समय यहाँ देखा गया कि जल स्तंभ में खिंचाव है, तो इसका मतलब इसके द्वारा ही रसारोहण होता है। तो ये थोड़ा उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी किया। कईयों ने कुछ कहा कि जो कुछ क्रिटिसाइज करने वाले कि ये जल स्तंभ जो है यहाँ बना हुआ है पाइप की तरह, उसके अंदर एयर बबल आ जाते हैं, वायु के कण आ जाते हैं, तो उसके कारण जल स्तंभ टूट जाता है। लेकिन जब इतना बड़ा उसके अंदर 5-10 वायु एयर बबल आ गए, वहां भी गए, तो बीच में रहेंगे, आगे जाते निकल जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ बीच में ये वायु से कहीं संपर्कित नहीं है, कहीं इसका वायु से कनेक्शन ही नहीं, तो वायु के कण आ ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज्यादा सर्वमान्य है, किसी तरह की क्रिटिसाइज को सबको ही खत्म करता है, और कई लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह से रसारोहण हो जाता है। अपन देखते हैं कि अगर एक पौधा है, अगर मैंने उखाड़ लिया, उखाड़ कर थोड़ी देर फेंक दिया, अगर उसी समय उसको गीली मिट्टी में या किसी में डाल दें, तब तो क्या है कि उसमें ये जल स्तंभ टूटता नहीं है। और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया, डाल दिया, तो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन से खिंचाव होगा, खिंचाव होने से यहाँ जल स्तंभ टूट जाएगा। अब उसको वापस लगाओगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि बीच में गैप आ गया, गैप आने के बाद में वो नहीं लगेगा। और उसी समय अपन दूसरी जगह लगा दिया उसको, तो जल स्तंभ टूटना नहीं है, तो पौधा लग जाता है। और ज्यादा गर्मी के अंदर उसको 5 मिनट अगर छेड़ डाल दिया, तो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होगा, जल स्तंभ टूट जाएगा, फिर नहीं लगता है। इसी कारण से पौधे को उसी समय उखाड़ कर लगाना हो तो उसी समय उसको दूसरे में लगाते हैं, फिर वहाँ जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना होता है वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये 3 रसारोहण की ये 3 विधियां हो गई। नंबर 1 3 सिद्धांत। नंबर 1 वाइटल फोर्स थ्योरीज, जैविक दाब बल सिद्धांत, जिसके अंदर 3 सिद्धांत बता दिए मैंने, एक गॉडलेवस्की का, एक सर जेसी बोस का, और एक स्ट्रासबर्गर का। दूसरा नंबर अपन ने बता दिया मूल दाब सिद्धांत, जो कि मूल दाब के कारण रसारोहण होता है, और वो रसारोहण कुछ सीमित ऊंचाई तक ही होता है। तीसरा नंबर अपन ने बता दिया भौतिक बल सिद्धांत, जिसके अंदर डिक्सन और जॉली ने ये सिद्धांत बताया, वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाववाद सिद्धांत। ये वाष्पोत्सर्जन कर्षण होता है, इसके अंदर ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी। जल स्तंभ बना रहता है, जल स्तंभ कभी टूटता नहीं है सहसंजन के कारण, और वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होगा खिंचाव उत्पन्न होगा, खिंचाव से पानी ऊपर की तरफ जल और लवण यानी कि रस का आरोहण हो जाएगा, तो इस तरह से आरोहण हो जाता है। ये अपना रसारोहण से संबंधित बात है।